देश की आर्थिक सफलता उसकी वित्तीय प्रणाली पर निर्भर करती है। आमतौर पर बैंकिंग संस्थाएं कई तरह की सेवाएं जैसे जमा स्वीकार, लेन देन, लोन देना, बचत खाते, क्रेडिट कार्ड सहित विभिन्न वित्तीय सुविधाओं को प्रदान करते हैं। ऐसे में हमने देखा कि हमारी बैंकिंग प्रणाली कागज आधारित हुआ करती थी, जहां पर कागजों को मेंटेन करना काफी जटिल प्रक्रिया थी, क्योंकि पैसों का लेन देन, लोन, क्रेडिट कार्ड से संबंधित जो भी जानकारियां हैं, जो विभिन्न प्रकार की वित्तीय सुविधाएं, बचत खाते, इन इनका जो पुलिंदा था वो काफी बढ़ता जा रहा था। इसकी जटिलता को देखते हुए, इसे ध्यान में रखते हुए बैंकिंग कानूनों को डिजिटलीकृत करने की जरूरत महसूस हुई। तो कागज आधारित और शाखा केंद्रित जो प्रणाली थी उसे बदलकर एक अग्रणी डिजिटली बैंकिंग प्रणाली की जरूरत को देखा गया। अब इस अग्रणी डिजिटलीकृत बैंकिंग प्रणाली को किन कानूनों के अंतर्गत चलाया जाएगा और इन कानूनों से कैसे हर चीज को, चाहे पारदर्शिता हो, चाहे बैंकिंग प्रणाली हो, चाहे इससे जुड़े हुए कानून हैं, इन्हें कैसे और सरलीकृत किया जाएगा, पारदर्शी बनाया जाएगा, ये इन्हीं कानूनों से तय होगा। इसके लिए अभी हाल ही में बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 लाया गया है और इसे नोटिफाइड कर दिया गया है। यह हमारी मेन खबर है। तो ध्यान रखिएगा, बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 जिसे नोटिफाई किया गया है, ये और इससे क्यों नोटिफाइड किया गया है, इससे क्या परिवर्तन होने वाले हैं, इसके मुख्य फोकस बिंदु क्या हैं, इससे समग्र रूप से अधिनियम का जो प्रभाव है वह क्या पड़ने वाला है जमाकर्ताओं पर, बैंकों के लिए, सरकार और अर्थव्यवस्था के लिए, हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम देखेंगे बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम के प्रभाव को और इस संशोधन में कौन से क्रक्स, कौन से मुख्य फोकस के बिंदु हैं, उन्हें भी समझेंगे। ध्यान रखिएगा, जो बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 लाया गया है, यह क्यों लाया गया है, यानी इसके पीछे की क्या वजह है। तो ध्यान रखिएगा कि इसे लाया गया है पब्लिक सेक्टर बैंकों में बेहतर ऑडिट गुणवत्ता के लिए। ठीक है, देखिए अभी तक जो ऑडिट गुणवत्ता थी, हालांकि उसे बेहतर करने की कोशिश तो की गई है। तो ऑडिट गुणवत्ता को बेहतर करने के साथ साथ आरबीआई को बैंकों की ओर से जो रिपोर्टिंग की जाती है उसमें क्या हो, उसमें एक रूपता हो। आरबीआई को, क्योंकि हर बैंक आरबीआई को क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, कितना जमा आया, कितना क्या लोन दिया, कितने खाते फ्रॉड थे, कितने हमने खातों को वापस से देखा, कितने एनपीए बने हैं, उसे कैसे कवर किया जाएगा, इस पूरे डेटा को बनाया जाता है और फिर से आरबीआई को दिया जाता है। तो आरबीआई को बैंकों की ओर से रिपोर्टिंग में एक रूपता तय करके बैंकिंग क्षेत्र में शासन मानकों को मजबूत करने की दिशा में इसे एक बेहतर कदम माना जा रहा है। शासन मानकों को मजबूत करने की दिशा में एक बेहतर कदम इसे माना जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ऑडिट गुणवत्ता को बेहतर करने के साथ साथ विभिन्न बैंकों की जो आरबीआई को रिपोर्टिंग करते हैं उसमें एक रूपता लाने के लिए इन कानूनों को यहाँ पेश किया जा रहा है। थोड़ा सा हम इन कानून के बारे में जो फोकस वाले बिंदु है उन्हें आगे बढ़ने से पहले जानते हैं हमारे जो बैंकिंग लॉज रहे हैं, इंडियन बैंकिंग लॉज, उनके इवोल्यूशन को, यानी उनका विकास कैसे हुआ है। सबसे पहले लाया गया था, हम सभी जानते हैं क्या, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, जिसमें जो रकम है, जिन्हें हम नोट कहते हैं, इनके बारे में शुरू में केवल इसे लाने के बारे में, इसे देने के बारे में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था। फिर आगे जरूरतें बढ़ती गई, समय के साथ जैसे जैसे जरूरतों में परिवर्तन आया, लाया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, फिर बदलते समय के साथ और भी जरूरतें महसूस हुई, फिर आया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, फिर आगे बढ़ा और आया बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट ऑफ 1970 एंड 1980। अभी जो हमने देखा, जो अमेंडमेंट आया है 2025 वाला बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025, उसमें इनमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इनमें चेंजेस के आधार पर ही कुछ फोकस के बिंदु हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद आया बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 1994 एंड बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स अमेंडमेंट 1994।
ठीक है, ध्यान रखिएगा 1994। फिर बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2007 आया, फिर आया बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2012, और इसी के बाद इनमें संशोधन करते हुए बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट में चेंज होते गए। बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। फिर समय के साथ हमने देखा कि हमने वित्तीय समावेशन के लिए कई सारे प्रयास किए पिछले 10 वर्षों में। जब हमने वित्तीय समावेशन में जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना लाया गया, ये अपने आप में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वित्तीय समावेशन किया गया, और उन्हें यानी जो गरीब और अमीर, ग्रामीण और शहरी के बीच में खाई थी, उसे पाटने का प्रयास किया गया वित्तीय समावेशन के माध्यम से। और इसी के बाद फिर डिजिटलीकृत हुआ, बैंकिंग को और बेहतर किया गया। अब जैसे ही समय बदल रहा है, हम सभी जानते हैं कि अभी साइबर फ्रॉड्स का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए बैंकिंग शासन को मजबूत करना, इसके डिजिटलीकरण को और बेहतर करना हमारी जरूरत बन गई है। तो बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 लाया गया, जिससे जो साइबर फ्रॉड है इन्हें रोका जा सके, इन्हें कम किया जा सके, बैंक के पास जो डेटा है उस डेटा को बहुत अच्छे से प्रबंधित किया जा सके और इसे एक बेहतर डिजिटल ढांचा प्रदान किया जा सके, इसलिए इस कानून को लाया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के बारे में। यह एक विधायी सुधार माना जा रहा है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि भारत की बैंकिंग प्रणाली को अधिक आधुनिक, सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीकी आधारित बनाने के लिए यह संशोधन पेश किया गया है। ठीक है, ध्यान रखें। इससे संबंधित विधेयक जो है वह लोकसभा में दिसंबर 2024 में पेश हुआ था और राज्यसभा में मार्च 2025 में इसे पारित किया गया। आज इसे नोटिफाइड करने की बात की गई थी, हालांकि कल भी इसके बारे में चर्चा में शामिल किया गया था। तो आप 4-5 दिसंबर के आसपास खबर को महत्वपूर्ण माने, इसे नोटिफाइड करने की बात की गई थी। इसमें मुख्य फोकस के बिंदु क्या हैं? जमाकर्ताओं की सुरक्षा को बढ़ाना, जिन्होंने पैसा जमा किया है उनकी सुरक्षा को बढ़ाना, बैंकों का शासन गवर्नेंस को सुधारना, ऑडिट गुणवत्ता और पारदर्शिता को बढ़ाना, रिपोर्टिंग और निगरानी को आधुनिक बनाना। अब ये है क्या, इन्हें हम आगे डिटेल से जानेंगे कि आखिर ऑडिट गुणवत्ता क्या होती है, रिपोर्टिंग और निगरानी का मतलब क्या है, यहाँ पर जमाकर्ताओं की सुरक्षा का मतलब क्या है, यहाँ बैंकों का शासन यानी गवर्नेंस को सुधारने से क्या तात्पर्य है, यानी हमारे फोकस के मुख्य बिंदु। अगर हम फोकस के मुख्य बिंदु की बात करें तो पहला आता है जमाकर्ताओं के लिए नया नॉमिनेशन फ्रेमवर्क। अभी तक जो लोग अपना पैसा जमा करते थे उसमें वो नॉमिनी चुनते थे, इसे ही कहा गया है क्या, जमाकर्ताओं के लिए नया नामांकन या नॉमिनेशन फ्रेमवर्क, नॉमिनी को चुनना। अब नॉमिनी को दो तरीके से चुना जाएगा। पहले कई खातों में सिर्फ एक या दो नॉमिनी ही चुनने की सुविधा थी। अब जमाकर्ता अधिकतम 4 नॉमिनीज को चुन सकते हैं और इन्हें भी प्रतिशत के हिसाब से हिस्सा दे सकते हैं, लेकिन जो कुल प्रतिशत होगा वो कितना होगा, 100% ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो बदलाव है इसी ही माना जा रहा है, यानी जो नॉमिनेशन होंगे वो दो रूप में हो सकते हैं। आप नॉमिनी को दो तरीकों से चुन सकते हैं, एक तो साइमल्टेनियस नॉमिनी यानी एक साथ आप चुन सकते हैं, जैसे कि हमने बोला कि 100% हमारे पास टोटल शेयर है जो हमने जमा किया है, उसे हम परसेंट के हिसाब से दे सकते हैं, कितना परसेंट इस व्यक्ति को, इतना परसेंट इस व्यक्ति को। ठीक है, दूसरा है सीक्वेंशियल क्रमिक रूप से आप नॉमिनी चुन सकते हैं। जैसे प्राथमिक नॉमिनी की यदि मृत्यु हो जाए किसी कारणवश तो अगला नॉमिनी क्या हो जाएगा, स्वचालित रूप से उत्तराधिकारी हो जाएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे मामले हैं बैंक में जो निपट ही नहीं पाए हैं और ढर्रे में चल रहे हैं। इस वजह से ये प्रक्रिया बदलने के बाद लगातार कितने सारे मामले सुलझेंगे और बैंक इन प्रक्रियाओं से आगे उठेगी। इससे दावा निपटान आसान होगा, तेज होगा और विवाद मुक्त हो जाएगा, क्योंकि इन्हें लेकर बैंक में विवाद तक हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा है पर्याप्त हित, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की सीमा बढ़ाई गई। अब यहाँ आप सवाल करेंगे कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है यानी पर्याप्त हित का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई बैंक शुरू होता है, उसमें किसी व्यक्ति का बहुत अधिक शेयर है या उसकी आर्थिक हिस्सेदारी अधिक है। इससे क्या होगा कि उस बैंक के जो भी निर्णय होंगे उस व्यक्ति से प्रभावित हो सकते हैं। इससे बचने के लिए अब क्या कर दिया गया है, जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसकी सीमा बढ़ा दी गई है। पहले 1968 में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की सीमा तय की गई थी जो कि 5 लाख थी। ठीक है, जो कितनी थी, 5 लाख थी। ठीक है, और अब इस इंटरेस्ट की सीमा को बढ़ाकर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जिसे कहा जाता है, पर्याप्त हित, इसको बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है, अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को बढ़ाकर कितना करोड़ कर दिया है, 2 करोड़।
ठीक है। यानी अगर किसी व्यक्ति की बैंक या उसकी उसमें हिस्सेदारी कितनी है, 2 करोड़ रुपए है, तो यह उसके लिए पर्याप्त हित वाला व्यक्ति माना जाएगा। और इस व्यक्ति पर क्या होगा, अब प्रतिबंध भी होंगी। प्रतिबंध का मतलब ये नहीं कि केवल उसको उस जांच होगा, नहीं, वो नियामक के दायरे में आ जाएगा। अब उस पर नियामक होगा, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वह बैंक का कोई फैसला प्रभावित कर सके, ठीक है। इसलिए बड़े निवेश वाले व्यक्तियों की पारदर्शिता और उसकी शासन गुणवत्ता को सुधारने के लिए पर्याप्त हित की जो अभी तक सीमा थी, वह मात्र जो 5 लाख थी, उसे बढ़ाकर अब 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें अब और अधिक नियामक दायरे में लाया जा सकता है, ताकि किसी भी प्रकार से बैंक के जो नियम है, बैंक के जो भी अपने कार्य करने के दायित्व है, वे प्रभावित ना हो, ठीक है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की सीमा बढ़ गई। तीसरा है सहकारी बैंकों से संबंधित फैसला। सहकारी बैंकों में शासन सुधार को ध्यान रखा गया है। देखिए, पर्याप्त हित को इसलिए बढ़ा दिया गया क्योंकि देखिए, जब शुरुआत हुई थी 1968 में, तब बैंक के पास इतनी रकम नहीं होती थी। अब तो बैंकों के कारोबार करोड़ों और अरबों में होने लगे हैं, और हर छोटा व्यापारी आजकल 4-5 लाख रुपए तो जमा कर ही देता है। ऐसे में अब 5 करोड़ रुपए सीमा दायरा बढ़ाने का मतलब ये है कि जो पर्याप्त हित वाले हैं, उनके मेंबर्स के दायरे क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिए जाए, ताकि जो बैंक है उसकी किसी भी प्रकार के नियम कानून का उल्लंघन ना हो और हर कोई उसे प्रभावित ना कर पाए, ठीक है। सहकारी बैंकों के शासन सुधार की बात करें तो सहकारी बैंक जो है लंबे समय से शासन समस्याओं से जूझ रहे थे। इसमें क्या कर दिया गया, सहकारी बैंकों में क्या किया गया कि जो भी निदेशक हैं, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। कार्यकाल पहले 8 वर्ष था, उसे बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 10 वर्ष कर दिया गया। लेकिन इसमें एक और बात ध्यान रखना है कि जो उसमें अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य हैं, उन्हें छोड़ दिया गया है। तो अध्यक्ष व पूर्णकालिक सदस्यों को छोड़कर जो शेष निदेशक हैं, उनके अधिकतम कार्यकाल को 8 से 10 वर्ष कर दिया गया है। यह भी ध्यान रखिएगा कि सहकारी बैंकों को 97वें संशोधन अधिनियम के अनुरूप बनाया गया। 97वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि इसे लोकतांत्रिक शासन को अनिवार्य करना, बैंकों में लोकतांत्रिक शासन को अनिवार्य करना, ये था सहकारी बैंकों से संबंधित शासन, ठीक है। अब बात करते हैं पीएसबी की। पब्लिक सेक्टर जो बैंक है, उनमें ऑडिट में सुधार करने की बात कही गई है। पब्लिक सेक्टर बैंक की ऑडिट में सुधार, ऑडिट गुणवत्ता में सुधार। अब क्या किया जाएगा, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो खुद ही अपने ऑडिटर का पारिश्रमिक खुद तय कर पाएंगे। अभी तक क्या है, हमें नहीं पता कि कितना पारिश्रमिक दिया जाता है। अब किसी भी तरीके से लोगों को चुन लिया जाता था, लेकिन अब हमें बेहतरीन गुणवत्ता वाले लोगों की जरूरत है, तो पीएसबी को ऑडिटरों का पारिश्रमिक तय करने का हक दे दिया गया। इससे बेहतर और योग्य ऑडिट फर्म क्या किए जा सकते हैं, चुने जा सकते हैं। इससे बेहतर ऑडिट फर्म चुने जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और बात इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो बिना दावे वाली रकम थी, जैसे हम कहते हैं अनक्लेम्ड अमाउंट, जिसमें किसी का कोई दावा नहीं था, अब उसे ट्रांसफर कर दिया गया है। मतलब उसे किसे दे दिया जाएगा, अगर कोई ऐसा अमाउंट बचा है बैंक में जो अनक्लेम्ड अमाउंट है, तो उसे इन्वेस्टर एजुकेशनल एंड प्रोटेक्शन फंड में जमा कर दिया जाएगा। पहले यह सिर्फ कंपनियों पर लागू होता था, लेकिन अब यह बैंकों पर भी लागू होने वाला है। इससे क्या होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और धनराशि सुरक्षित तरीके से क्या होगी, प्रबंधित हो सकेगी, ठीक है। इसके अलावा रिपोर्टिंग और नियामक अनुपालन को भी आधुनिक बना दिया गया है। रिपोर्टिंग और नियामक अनुपालन को आधुनिक कैसे, डिजिटलाइज कर दिया गया है। अभी तक क्या होता था, जो भी रिपोर्टिंग होती थी, देखिए बहुत सारे बैंक हैं वो आरबीआई को रिपोर्ट करते हैं कि कितना जमा, कितनी धनराशि, कितना अमाउंट, कितना लोन, कितना वसूली हुई, ये सारी वो डिटेल से उसे लिखते हैं। तो ये पहले इसकी रिपोर्टिंग करके वो आरबीआई को देते थे। पहले ही रिपोर्टिंग तिथियां क्या थी, अंतिम शुक्रवार या वैकल्पिक शुक्रवार हुआ करती थी। अब महीने का अंतिम दिन या पखवाड़े का अंतिम दिन इसके लिए चुन लिया गया है। बैंकिंग, इससे क्या होगा, इससे बैंकिंग सिस्टम की आईटी बेस्ड रिपोर्टिंग के अनुरूप यह अधिक आसान हो पाएगा और अधिक आधुनिक तरीके को यह दर्शाएगा। तो ये कुछ चेंजेस किए गए हैं बैंकिंग कानूनों को लेकर। अब बात करते हैं इस अधिनियम का समग्र प्रभाव क्या पड़ेगा, किस पर किस तरीके से प्रभाव देखने को मिलेगा। जो हमने अभी चेंजेस ये सारे पढ़े हैं, ये सेम यही है। मॉडर्नाइज नॉमिनेशन फ्रेमवर्क, हमने नॉमिनी की जो बात की, अब नॉमिनी की संख्या बढ़ा दी गई है। जैसे हमने बात की रीडेफिनेशन ऑफ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट,
पर्याप्त हित की बात की, पर्याप्त हित को कितना कर दिया गया है, 2 करोड़। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा गवर्नेंस इन कोऑपरेटिव बैंक्स, कैसे इनके गवर्नेंस को सुधारने की बात की गई है कोऑपरेटिव बैंक में। हमने ये पे देखा गवर्नेंस एंड ऑडिट रिफॉर्म्स, पीएसबी, जो पीएसबीज है उनके ऑडिट रिफॉर्म। अब क्या किया गया, ऑडिटर को जो पारिश्रमिक है वो दे दिया गया किसे, पीएसबीज को ही, बेहतर और योग्य ऑडिट फॉर्म को चुनने के लिए। और यहाँ पर अगला है प्रोसीजरल एफिशिएंसी एंड आरबीआई रिपोर्टिंग, जो आरबीआई को रिपोर्टिंग करते हैं बैंक, उसके लिए भी तय कर दिया गया कि अब ये कब रिपोर्टिंग की जाएगी। ठीक है, बात करते हैं समग्र प्रभाव की कि इस अधिनियम का समग्र प्रभाव क्या पड़ेगा। सबसे पहले जमाकर्ताओं पर, क्योंकि अलग अलग लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जमाकर्ताओं के लिए। जमाकर्ताओं के लिए जो जमा करता है, जिनका दावा निपटान था, अब वो पहले बहुत कठिन था, अब ये क्या हो गया है, आसान हो गया है। दावा निपटान किसका, क्या क्लेम था, अब वो क्या हो गया, अब आसान हो जाएगा। दावा निपटान क्या होगा, आसान हो जाएगा। नॉमिनी के विकल्प बढ़ा दिए गए, नॉमिनी के विकल्प बढ़ा दिए गए हैं, ये भी बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि पहले लोग तय नहीं कर पाते थे ना, नॉमिनी का विकल्प बढ़ाना ये भी एक अच्छा ऑप्शन माना जा रहा है बैंकिंग सुधार को, बैंकिंग कानूनों में सुधार को लेकर। जो आर्थिक, कुल मिलाकर जमाकर्ताओं के लिए क्या होगी, जो आर्थिक पारदर्शिता है वो बढ़ गई, आर्थिक पारदर्शिता बढ़ गई इनके लिए क्या आया, अब जो भी बैंक में क्रियाएं घटनाएं होंगी उनको लेकर पारदर्शिता बढ़ गई। दूसरा होगा प्रभाव बैंकों के लिए, बैंकों के लिए क्या प्रभाव है। ठीक है, अभी हमने देखा जमाकर्ताओं के लिए जो जमा करते हैं पैसे बैंक में उनके लिए। दूसरा बैंकों के लिए आधुनिक रिपोर्टिंग हो गई, रिपोर्टिंग क्या हो गई, आधुनिक। अब जो पुलिंदा जटिल रिपोर्टिंग पहले होती थी उससे क्या हो गए, बच गए, है ना, उसमें बहुत समय, लंबी प्रक्रिया थी, झिलाऊ प्रक्रिया थी, मानव श्रम जो अभी तक बहुत ज्यादा खप रहा था, इन सब चीजों में उसकी कमी हुई। तो आधुनिक रिपोर्टिंग, बेहतर ऑडिट, कम मानव श्रम। ठीक है, बेहतर ऑडिट हुआ, ऑडिट बढ़ेगा, और कम मानव श्रम, कम मानव श्रम की यहाँ पर क्या होगी, जरूरत होगी। ठीक है, कम मानव श्रम, आप कह सकते हैं अधिक अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ यहाँ पर क्या हो गया, ऑटोमेशन बढ़ गया, ऑटोमेशन बढ़ गया। ऑटोमेशन किसका, ऑटोमेशन, क्योंकि तकनीकी आईटी बेस्ड हो गया सब कुछ, तो ऑटोमेशन अधिक बढ़ गया। ठीक है, अब बात करते हैं सरकार और अर्थव्यवस्था के लिए क्या प्रभाव हुआ। सरकार व अर्थव्यवस्था के लिए, यानी इकोनॉमी के लिए, सरकार और अर्थव्यवस्था के लिए इससे क्या होगा, इससे जो हमारा बैंकिंग शासन है वो मजबूत हुआ, हमारा बैंकिंग शासन मजबूत हुआ, हमारा बैंकिंग शासन मजबूत हुआ। कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड की जो समस्याएं हैं, क्योंकि आईटी बेस्ड हो गया तो हम उसे और बेहतर कर रहे हैं, डिजिटाइज कर रहे हैं, तो हम उससे सुरक्षा पाएंगे। डेटा प्रबंधन अच्छा हुआ, बैंकों में जो डेटा, बहुत अधिक डेटा है, उसके मैनेजमेंट को लेकर अब कुछ अच्छे उपाय किए जा सकते। वित्तीय स्थिरता में वृद्धि हुई, तो आप इसे इसके भीतर क्या शामिल कर सकते हैं, वित्तीय स्थिरता, वित्तीय स्थिरता में वृद्धि देखने को इससे मिलेगी। डिजिटल, जो हम देखते हैं डिजिटल भारत, हमारा डिजिटल भारत का अपना लक्ष्य है, तो हम डिजिटल भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल भारत के हमारे जो लक्ष्य है हम उसको हासिल कर रहे हैं, यानी हम उसको बल देने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिला के बात करें यदि इस अधिनियम के बारे में कि इस अधिनियम का क्रक्स क्या निकलकर सामने आया, तो भारत की बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक करने की दिशा में कैसे हमें और इसे डिजिटलाइज करना है, मॉडर्नाइज करना है, इस दिशा में एक बेहतरीन कदम के रूप में इस बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम को देखा जा रहा है। इसमें जो जमाकर्ता हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, सहकारी बैंकों का शासन बेहतर हुआ है, और साथ में हमने देखा कि जो भी प्रॉब्लम्स अभी आ रही थी खुद बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को, उसके भी समाधान की ओर यह काम कर रहा है। ठीक है, सिक्योरिटी को लेकर बेहतर काम कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी, कुशल और डिजिटल बनाने के लिए एक इसे महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। अब आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि आपके लिए कम कीमत में एक नया कोर्स लेकर आया है, जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। आपको जीएस फाउंडेशन पढ़ाया जाएगा इस पूरे सेशन में, लाइव ऑनलाइन कोर्स में, मात्र 24,999 रुपए में।
ठीक है। और इस 24,999 रुपए को भी आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी खास बातों की, ये कोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि इसमें 14 माह में ही संपूर्ण कोर्स को कवर कराया जाएगा। आप चाहें तो आप देखिए, इसकी वैधता तो है 18 माह की, आप इसे 18 माह तक देख सकते हैं, लेकिन चाहें तो आप इसे बढ़वा भी सकते हैं, इसका विकल्प भी मौजूद है। ठीक है। क्लास के दौरान आप लाइव चैट की सुविधा प्राप्त कर पाएंगे, यानी आप प्रश्न पूछ पाएंगे, जो भी तो आपको डाउट्स है उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। आपको इसमें 2 वर्षों तक करंट अफेयर क्लासेस का एक्सेस भी मिलेगा, कुछ प्रिंटेड बुकलेट्स भी मिलेंगी, प्रिंटेड क्लास नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर की मासिक पीडीएफ की पत्रिका भी मिलेगी, साथ में 18 क्लास टेस्ट भी मिलेंगे। तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। इसमें एडमिशन शुरू हो चुके हैं, घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करिए और आईएएस बनने का सपना साकार करिए। किससे? मात्र 24,999 रुपए में। तो इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 87501 पर, 87501। ठीक है, 87501। ये डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप को आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी आपको ये कोर्स पूरी डिटेल के साथ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में और देखते हैं हमारे सेशन के प्रश्न है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट यानी पर्याप्त हित की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है। ऑप्शन ए 50 लाख, ऑप्शन बी 1 करोड़, ऑप्शन सी 2 करोड़, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन बी 5 करोड़। प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।